साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि अभी तक हमने एंजाइम्स को डिटेल में समझना स्टार्ट किया है और हमने इसके 3 पार्ट्स को कवर किए हैं। पहले पार्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा। आशा है कि आप जो नियमित रूप से फॉलो करते हैं, इन्होंने ज़रूर देख लिया होगा। दूसरे पार्ट में हमने के इक्विलिब्रियम, एक्टिवेशन एनर्जी, स्पेसिफिक एक्टिविटी इन सब चीज़ों को समझा और डीबीटी में आए हुए पुराने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया और तीसरे पार्ट में हमने माइक्रोस-मेंटन इक्वेशन और एंजाइमेटिक काइनेटिक्स को हमने समझने का प्रयास किया। अब हम यहाँ पर जो पर्टिकुलर बात यहाँ पे देखने वाले हैं, जो मान के चलिए ये आपका लास्ट पार्ट होगा एंजाइम्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे भी बहुत ही धैर्य के साथ सुनिएगा और बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो कि आपको मैं इसमें क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊँगा, जो मोर और लेस आपके सारे एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर जो हमने इसके पिछले पार्ट में लाइन वीवर बर्ग प्लॉट और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनको हमने समझ लिया था। अब हम यहाँ पे जिस पर्टिकुलर टॉपिक को देखने वाले हैं वो है आपका इनिबिशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। तो एंजाइम की एक्टिविटी को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनिबिट करते हैं, क्या उनका तरीका होता है। तो इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो बहुत ही धैर्य के साथ इस पर्टिकुलर चीज़ों को समझिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी सब्सटेंस दैट कैन डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब कम करना, द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, अगर उसके वेलोसिटी को प्रभावित करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। अब ये जो इनहिबिटर आपके होते हैं, ये आपके याद रखिएगा दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये रिवर्सिबल इनहिबिटर होंगे और या आपके इर्रिवर्सिबल होंगे। अब यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने वाली बातें मैं आपको समझाऊँगा, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, रिवर्सिबल जो कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन यही होती हैं कि मान लीजिए कि आपका A प्लस बी आपने किया है तो C प्लस डी आपका बनेगा, यानी कि आप A प्लस बी से C प्लस डी भी बना सकते हैं और C प्लस डी से आप A प्लस बी भी बना सकते हैं। लेकिन जो आपकी इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है। मान लीजिए कि आपने A प्लस C ऐड किया तो जो आपका फॉर्मेशन होगा वो आपका E होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इर्रिवर्सिबल बोलते हैं। अब देखिएगा, अब चूंकि जब आप कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं जो कि दोनों तरफ यहाँ पे हो रही है, संभावनाएं हैं, तो यानी कि भाई इसको अगर इससे बना के हमने कोई एक पर्टिकुलर चीज ये बनाया है और इससे हमने ये बनाया है, तो यानी कि इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा इंटरेक्शन होगा, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा। तभी तो हमने उसको बहुत ही अच्छे से तोड़ के वापस से हम दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि हमने क्या समझा है, जो आपका कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है उसकी कह सकते हैं कि एबिलिटी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है या बहुत ही तीव्र होता है। तो इसी वजह से जब आपका इर्रिवर्सिबल की हम बात करते हैं जो कि आपका यूनिडायरेक्शनल में होगा, यानी कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, तभी तो आप इधर की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि जो इसमें बॉन्डिंग हुई है ये आपका कोवैलेंट है। तो ये बात को जो मैंने समझाने का प्रयास किया है, समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं एंजाइम से नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात आपको समझ में आ गई। Dilution of the enzyme inhibitor complex result in the dissociation of the reversibly bind inhibitor and recovery of the enzyme activity। यानी कि जब आप रिवर्सिबल में, इनिबिशन तो दोनों केस में होगा, लेकिन रिवर्सिबल वाले केस में क्या होगा कि अगर आपने कुछ भी ऐसी चीजों का यूज किया जिससे आप बचा सकते हैं, यानी कि इस इनिबिशन को आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। समझ रहे हैं? तो रोक कब सकते हैं, जब उसमें नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा। जब कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे हैं? अब जब हम इसी के वाइस वर्सा अगर हम बात करते हैं, जो कि आपका इर्रिवर्सिबल इनिबिशन होता है, ये कब होता है, व्हेन एन इनिबिटेड एंजाइम डज नॉट अगेन रीगेन एक्टिविटी अपॉन डाइल्यूशन ऑफ द एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब आप इर्रिवर्सिबल पढ़ते हैं तो आप इसको वापस से ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है जिसको तोड़ना आपके लिए आसान नहीं है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सम इरिवर्सिबल इनिबिटर्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विद स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द एंजाइम। इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एंजाइम का कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा जो उस पर्टिकुलर चीज से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल आता है, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक से उठाया है जो आपके लिए काम के लिए है। जैसे कि आपका न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट, जो आपका सर्टेन इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, आर ड्यू टू देयर इरिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ द कैटालिटिक साइट ऑफ द एंजाइम एसिटिलकोलिनेस्टरेज। यानी कि आपको पता है एसिटिलकोलिन जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो केमिकल आपका पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका डीबीटी जीआरएफ में पूछा गया है 19 में कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो वो आपका एसिटिलकोलिन होता है। बाकी जब भी आप इसको
इसको पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। एसिटिल कोलिन होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर सिग्नल जनरेट करता है या इसी की वजह से सारी एक्टिविटी आपकी आती है, तो इसको कंटिन्यूअसली डिग्रेड भी होते रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, आपका एसिटिल कोलिनेस्टेज एंजाइम होता है जो इसको डिग्रेड करता है। तो कुल मिला के जो आपके टॉक्सिक न्यूरोटॉक्सिक होते हैं वो क्या करते हैं, एसिटिल कोलिनेस्टेरेज को क्या कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है, बाकी आप इसको वहां पे जाके समझेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि एसिटिल कोलिन क्या होता है। बाकी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है। अब यहाँ पर जो आपके मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर टाइप ऑफ इनहिबिशंस जो होते हैं, ये आपके कॉम्पिटेटिव हो सकता है या आपका नॉन कॉम्पिटेटिव हो सकता है, ठीक है। इरिवर्सिबल जो होगा वो आपका एक ही तरीके होगा, लेकिन जब हम रिवर्सिबल पढ़ते हैं तो ये आपका कॉम्पिटेटिव हो सकता है, नॉन कॉम्पिटेटिव हो सकता है। अब इसी को ही हम थोड़ा-सा और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप इर्रिवर्सिबल इन्हिबिशन की बात करते हैं, तो इन्हिबिटर्स व्हिच बाइंड इर्रिवर्सिबल एंजाइम ऑफन टू ए कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाती है, और परमानेंटली क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। सस्पेक्टेबल अमाइनो एसिड रेसिड्यू इंक्लूड सीरीन या सिस्टीन रेसिड्यू व्हिच हैव रिएक्टिव ओएच या एसएच ग्रुप होते हैं रिस्पेक्टिवली, इनके में पाए जाते हैं, जो मोस्टली कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो आपका द कंपाउंड जो कि आपका डाई आइसोप्रोपिल फॉस्फोफ्लोराइड है, जिसको हम DIPF बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ द नर्व गैस होता है, रिएक्ट करता है सीरीन मॉलिक्यूल से इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एसिटिल कोलिनेस्टेज, इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है इस एंजाइम को, प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स, जो मैंने अभी आपको इसके पहले पार्ट में समझाया। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। जब वहां पे इरिवर्सिबल इनहिबिशन हुआ तो यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जिसको आप ठीक नहीं, जब जिसको आप क्या कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके जो भी न्यूरोटॉक्सिक कह लीजिए, जिसमें आपके इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, या आपका एक तरीके का नर्व गैस है जिसको हम DIPF बोलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ही खोज खोज के मैंने लगाया है, एक जगह पे समेटा है मैंने, तो याद रखिएगा, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल होगा वो आपका आइडोएसिटामाइड होता है, जो कि सिस्टीन से ये भी रिएक्शन करता है, हेंस मे बी यूज्ड एज ए diagnostic tool in the determining whether one or more cysteine residue are required for enzyme activity। तो खैर ये भी आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। इसके अलावा जो आपका एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होता है, ये भी इरिवर्सिबली करता है, इफेक्ट करता है ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि पेनिसिलिन का एक पूरा सेपरेट लेक्चर ही मैंने अपलोड कर रखा है, इस क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने इन बातों पे चर्चा किया है। तो पेनिसिलिन जो होता है बेसिकली आपके बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करता है, याद आया। अब जो आपका पेनिसिलिन होता है ये किस स्टेप को इनहिबिट करता है, तो जो आपका ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है, फॉर दैट फॉर्म द क्रॉस लिंक इन द बैक्टीरियल सेल वॉल बनाने के लिए आवश्यक होता है, तो उसको ये इनहिबिट करेगा, बाई कोवैलेंटली अटैच कर देता है सीरीन रेसिड्यू इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि इस पूरी स्टोरी में सीरियन अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वो आपके प्ले करते हैं, या आपके सिस्टीन जो होते हैं वो आपके आइडोएसिटामाइड वाले कहानी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको चीजें यहाँ पे दिखाई हैं कि अब हम चर्चा करने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। और फिर हम बढ़ते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव की तरफ। तो खैर यहाँ पे एक पैराग्राफ आपका और लगा है जहाँ पे कुछ एंजाइम्स के एक्सप्लेनेशंस और दिए गए हैं, जो कि आपके NCERT में लिखा है, तो मैंने उसको भी यहाँ पे फ्रेम कर दिया है, क्या पता DBT यहाँ से क्वेश्चन उठा ले। तो सब्सटेंस जो होंगे जो कि डिक्रीज करेंगे एंजाइम की एक्टिविटी को, उसको हम एंजाइम इनहिबिटर कहेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एंजाइम इनहिबिशन कहेंगे। एंजाइम इनहिबिशन कैन बी क्लासिफाइड किया जा सकता है, या तो रिवर्सिबल होगा या तो इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल इनहिबिशन जो होते हैं उसमें इनहिबिटर जो होता है वो बहुत टाइटली बाइंड करता है एंजाइम के साथ, और ये डिसोसिएट नहीं हो पाता है। और इसका जो एग्जाम्पल आपका होता है पेनिसिलिन होता है, जो कि इनहिबिटर होता है, बाइंड करता है विद द एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज। ये NCERT में लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से याद करके जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने के लिए होता है। बाकी डिटेल में पढ़ना होगा तो इसका एक सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, राइट। इसके बाद बाइंडिंग ऑफ दिस ड्रग टू द एंजाइम प्रिवेंट द सेल वॉल सिंथेसिस, जिससे बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल एक आपको और मिलेगा, जो कि आपका ड्रग एस्प्रिन होता है, जो कि इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज को, दस रिड्यूसिंग द इन्फ्लामेशन। तो हालांकि इसको सुसाइड इनहिबिटर वगैरह भी बोलते हैं, तो खैर वो तो आगे की स्टोरी है साइक्लोऑक्सीजिनेज को, ठीक है। और बाकी आप इसमें देखेंगे कि आपके कौन कौन से सुसाइड एंजाइम्स होते हैं, तो उसमें आपको 3 एंजाइम्स बायोकेमिस्ट्री में मिलेंगे। हालांकि इसको हमने ICMR के टाइम पे चर्चा किया था,
तो एक आपका ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है ये आपका सुसाइड इनिबिटर होता है, जो कि मेनली ये क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को क्या करता है, इनिबिट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन से याद रखिएगा, पी से प्रोस्टाग्लैंडिन और पी से पेन होता है। तो जो आपको पेन का सेंसेशन होता है उस टाइम पर आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बढ़ी होती है, इसीलिए जब आप एस्प्रिन खाते हैं, ठीक है, एस्प्रिन जब आप खाते हैं तो वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनिबिट करता है, वाया साइक्लोऑक्सीजिनेज को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। बाकी इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, सुसाइड एंजाइम बोलते हैं। बाकी थोड़ा सा ये आपका होमवर्क है, इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम जब रिवर्सिबल की तरफ बाइंड करते हैं तो रिवर्सिबल में क्या होगा, जो कि आपको पता है, रिएक्शन इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो इसके लिए आपका इंटरेक्शन कौन होना चाहिए, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होना चाहिए, जिसको हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल इनिबिशन, द इनिबिटर रैपिडली डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनिबिटर होते हैं, या तो आपके कॉम्पिटेटिव होंगे, या नॉन कॉम्पिटेटिव होंगे, या अनकॉम्पिटेटिव होंगे। अब हम चलते हैं कॉम्पिटेटिव की तरफ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन क्या होता है, देयर इज ए क्लोज रिसेम्बलेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इनिबिटर एंड सबस्ट्रेट। यानी कि इस केस में क्या होता है कि बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं। एंजाइम्स के ऊपर आपकी एक्टिव साइट होती है, यही तो कहानी थी, जहां पे सबस्ट्रेट आके फिट हो जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपका जो इनिबिटर होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो मोर और लेस सिमिलर होता है सबस्ट्रेट के। तो जो आपका एंजाइम को तो क्या ही मतलब है, उसने क्या किया, उसने सबस्ट्रेट की जगह क्या होता है, इनिबिटर जाके उस पर बाइंड कर जाता है पहले। तो एक तरीके का कंपटीशन होता है सबस्ट्रेट और इनिबिटर में, जिसमें इनिबिटर जो होता है वो जीत जाता है और जाके एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करता है। भाई एंजाइम से मेन आपका सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं किया, आपका इनिबिटर जाके बाइंड किया। समझ में आई बात। तो इस केस में हमको ये चीज देखने को मिलता है, देयरफॉर द बोथ, यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि दे बोथ कॉम्पीट फॉर द सेम एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। द एंजाइम कैन फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और इट कैन फॉर्म एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बनेगा, बट नॉट बोथ ESI। तो हालांकि अभी इसको फिगर में समझेंगे, बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। ये देखिए कहानी यहाँ पे होती क्या है कि आपका एंजाइम है, नॉर्मली यहाँ पे सबस्ट्रेट से बाइंड होना चाहिए, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका इनिबिटर आएगा और जो इससे जाके बाइंड कर जाएगा। समझ में आई। तो देख सकते हैं ये आपका एंजाइम है, सबस्ट्रेट और इनिबिटर में फाइट हुआ जिसमें इनिबिटर जीत गया। ठीक है, नॉर्मल केस में आपका ES बनता, लेकिन यहाँ पर आपका EI कॉम्प्लेक्स बनता है। ये आपका कॉम्पिटेटिव इनिबिशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके केमिकल काइनेटिक्स पे या एंजाइम काइनेटिक्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स जो होते हैं वो डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एक्टिव एंजाइम मॉलिक्यूल बाउंड टू द सबस्ट्रेट एट वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। द चांसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर मॉलिक्यूल टू द एंजाइम विल बी रिड्यूस। सो Vmax ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो आपका चेंज नहीं होता है, लेकिन Km जो होता है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटेटिव इनिबिटर। तो यानी कि कॉम्पिटेटिव इनिबिटर में दुनियादारी अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना जानिए, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर में आपके वेलोसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जैसा सेम ही है। तो ओवरऑल स्टोरी तो वहां पे वही रहती है, लेकिन Km जो हमने पढ़ा था वो हाफ Vmax वगैरह से होकर गुजरता है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हमने देखा था कि जब उसके हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच कर जाता है, तो यहाँ पर जो आपका प्रभाव पड़ने वाला है वो आपके Km पर पड़ने वाला है, और Km की वैल्यू जो होती है वो इस केस में आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, और Vmax जो होता है वो आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट इन द Vmax। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं कॉम्पिटेटिव इनिबिटर के लिए, नॉर्मल केस में आपका इस तरीके से ग्राफ गया है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आपने कॉम्पिटेटिव इनिबिटर मिला तो ये ग्राफ आपका थोड़ा सा राइट की तरफ यहाँ पे कह सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और जब ये शिफ्ट हुआ है तो ये वैल्यू जो थी यहाँ पे Km थी, और ये जो आपका एपरेंट Km है इसको बोलते हैं, जो आपका नया Km है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये वैल्यू जो है ये आपकी इंक्रीज हुई है। तो Km की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे कॉम्पिटेटिव डिवीजन का मैंने एक जगह से और लगाया है, बाकी इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं उसको भी हम समझेंगे। दिस टाइप ऑफ इनिबिशन में अगर द इनिबिटर बाइंड टू रिवर्सिबल बाइंड करेगा टू द सेम साइट जहाँ पे नॉर्मल उसको बाइंड करना चाहिए था। Vmax पर क्या होता है,
क्योंकि हम जब इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को आपको ठीक करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में भी क्वेश्चंस भी आए थे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम जाके आपके इनहिबिटर जाके बाइंड कर जा रहा है, तो आप क्या करिए, आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 2 ही सबस्ट्रेट थे और 10 इनहिबिटर थे, तो इनहिबिटर जल्दी जाके बाइंड कर दिया। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे सबस्ट्रेट की संख्या 20 कर दी। तो मान लो 20 में से कम 5 तो ऐसे होंगे ना जो बहुत फास्ट होंगे, क्विक होंगे। तो ये क्या करेंगे, जल्दी जाके एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाएंगे। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को खत्म करना है, इसके इफेक्ट को, तो आपको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ानी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, डीबीटी जीआरएफ में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है, सफिशिएंटली हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिएक्शन वेलोसिटी द Vmax ऑब्जर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। तो Vmax पे आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बाकी Km जो होता है वो यहाँ पे आपको Km जो होता है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके बाद आपको, चूंकि इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मींस द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मोर सबस्ट्रेट आपको चाहिए होते हैं अचीव कराने के लिए हाफ Vmax वेलोसिटी के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इनिबिशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बाय इथेनॉल इन द मिथेनॉल पॉइजनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैलिंजर में आपको इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। जो आप देखते होंगे ना कि मिथेनॉल पॉइजनिंग जब होती है, देशी शराब लोग पी लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में जब उसको रिकवर करना होता है तो वहां पे हम इथेनॉल का इफ्यूजन देते हैं। हालांकि ये बहुत ही बढ़िया पूरा एक चार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, वहां पे आपका एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनिबिट किया जाता है। इसके अलावा सल्फा ड्रग्स फॉर फॉलिक एसिड बायोसिंथेसिस इन द बैक्टीरिया एंड इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ये आपका एंजाइम है, एसडीएच एंजाइम है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है। सक्सिनिक एसिड इसका सबस्ट्रेट था, मेलोनिक एसिड जो होता है इसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के तरीके काम करता है। दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होता है। ये पहले आके बाइंड कर लेता है, जिससे सबस्ट्रेट जो होता है वो नहीं बाइंड कर पाता है, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर फ्रीक्वेंटली यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन में यूज किया जाता है। ऑल सेल रिक्वायर फॉलिक एसिड फॉर देयर ग्रोथ, फॉलिक एसिड कैन नॉट क्रॉस बैक्टीरियल सेल वॉल। याद रखिएगा, बाय डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फॉर दिस रीजन बैक्टीरिया को सिंथेसाइज करना होता है फॉलिक एसिड को फ्रॉम पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, यानी कि पाबा से वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। सल्फर ड्रग जो होते हैं वो इनहिबिटर होते हैं एंड कॉम्पीट विद द सबस्ट्रेट से जाके क्या करते हैं, पाबा से बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के इससे अपना फाइट करते हैं। द बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर से क्या होता है कि आपकी सिंथेसिस ऑफ द फॉलिक एसिड जब कम हो जाएगी तो यानी कि बैक्टीरिया जो होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। और बाकी एक चीज मैं आपको यहाँ से, एक मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताना चाहूंगा कि बहुत सारे आपके जो ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं किसी भी चीज़ों के लिए, उसमें मैं एक्सक्लूसिवली तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% मान के चलिए वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ही होती हैं, ठीक है। बाकी आपको नोटिस करिएगा, जहाँ जहाँ आपने कभी कोई ड्रग्स का नाम पढ़ा है तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपका एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तरीके ही काम करता है। तो यहाँ तक बात आपका समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, पाबा का ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपका क्वेश्चन है डीबीटी जेआरएफ 2019 का क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे सीधा आपसे पूछा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो चूंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या रह रहा था, आपका एंजाइम से इनहिबिटर बाइंड कर रहा था, सबस्ट्रेट दूर खड़ा देख रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, मतलब बहुत सारे इनके लोगों को ले आएंगे, जिससे इनहिबिटर को क्या करेंगे, पछाड़ देंगे। या समझ लीजिए कि मान लो ये इनहिबिटर 5 इनहिबिटर थे, सबस्ट्रेट हमारे पास 2 ही था, ठीक है। अब इसने क्या किया, भैया इनहिबिटर आके बाइंड कर दिया है, तो अपने दोस्तों को कॉल कर दिया कि भैया तुम आ जाओ, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। तो मान लो इसने अपने गुंडों को बुला लिया, 20-25 लोग आ गए, तो 20-25 लोग इस 5 इनहिबिटर को तो संभाल ही लेंगे। तो ये इसको मतलब संभालेंगे और ये जाके इससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस एक्टिविटी को करना है, मतलब आपको इसको डिमनाइज करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को, सॉरी, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। तो यानी कि इसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, जो कि इस पर्टिकुलर लाइन में ये लिखा गया है कि द इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, आपको बढ़ानी होगी। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये आपका डीबीटी जेआरएफ 2022 का क्वेश्चन है। तो कितना फेवरेट टॉपिक है देख लीजिए। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हालांकि थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे सब चीजों को मिक्स किया है, लेकिन अब आप थोड़ी सी भी नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप इसको ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फॉर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। तो जैसा कि हमने पढ़ा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की 2 प्रॉपर्टी होती है, के एम बढ़ेगा
वी मैक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है वी मैक्स इज द अनचेंज, सही बात है। थर्ड ऑप्शन में आपको वही बात दी गई है, केएम इंक्रीज है। और इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि केएम जो होता है वो एंजाइम की एफिनिटी को बताता है, और इसी के जैसा आपका केडी होता है, ये भी आपकी एंजाइम की एफिनिटी को बताता है। तो केएम की वैल्यू कम होती है, एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा होती है। उसी तरीके से केडी की वैल्यू कम होती है तो एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा होती है। तो यानी कि जो चीज केएम के साथ हो रहा है, अगर केएम की वैल्यू कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में बढ़ रही है, तो ये इक्वल है केडी से, तो यानी कि केडी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आप यहां से भी ट्रेस कर सकते थे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, मैंने जितने लेक्चर्स आपको 3 लेक्चर पढ़ाए हैं उससे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो यानी कि केडी की वैल्यू भी जो होगी वो आपकी इंक्रीज होगी। अब एक ही चीज बचा हुआ है, तो इनकरेक्ट जो दिया गया है ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका इनकरेक्ट है। बाकी इसको भी समझ लीजिए। द इंटरसेप्ट ऑफ द एक्स एक्सिस विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट इन द लाइन वीबर बर्ग प्लॉट। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप लाइन वीबर बर्ग प्लॉट, जो हमने समझा था कि आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करना होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए कि चूंकि इस पूरे केस में क्या होता है, केएम की वैल्यू बढ़ती है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि गणित के नंबर में ही आप लोग कंफ्यूज होते हैं। समझ लीजिए कि जब आप इस तरीके का कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये वैल्यू आपकी 0 होगी, ये आपका प्लस साइन में होगा, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। अब जैसा कि मैंने इसमें केएम केडी के क्वेश्चंस में भी मैंने आपको समझाया था कि जब आप कभी पॉजिटिव में देखते हैं तो कि 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो यानी कि 3 बड़ा है। लेकिन जब आप देखेंगे कि -1 और -2 में कौन सी वैल्यू जो है वो आपकी, ये कह सकते हैं, बड़ी है, ठीक है, तो वहां पर जो आपकी वैल्यू बड़ी होती है वो आपकी -1 वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है। तो जब आप देखिएगा कि जब इनहिबिटर नहीं था, तो ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन वाला, ये देखिए ऐसे आया है, और ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है -2 पे। ठीक है, और जब आपने कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर किया है तो केएम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है अप्रॉक्स -1 के पास में। तो यानी कि केएम की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है। और बढ़ी है तो किधर गई है, बताइए। बढ़ी है, तो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन जब आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वैल्यू आपको किधर दिख रही है, द इंटरसेप्ट ऑफ द एक्स एक्सिस विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट इन द लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। नहीं, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो ये पहले यहाँ पर था नो इनिबिटर के केस में, फिर ये आपका इधर आया है वैल्यू, यानी कि ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट बोल के गलत किया है। अगर इसको हम राइट कह देंगे तब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी कि लेफ्ट नहीं होता है, राइट होता है। बाकी अगर आप नॉर्मल ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस केस में भी आपको वही चीज देखने को मिलेगा। तो समझ में आ रही है बात, चाहे आप इस तरीके से प्लॉट कर लीजिए और चाहे आप उस तरीके से प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लेफ्ट नहीं होता है, राइट होता है। तो अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम राइट के फॉर्म में लिख दे तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी कि क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 601 है, और इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका 2404 निकल कर आएगा। समझ में आ गई बात। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को भी इसी समय हम समझ लेते हैं। इस केस में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव, जैसा कि आपका लिखा हुआ है कि ये कॉम्पिटिशन नहीं करेगा, ठीक है? इसको चिंता नहीं है, इस वाले इनहिबिटर को चिंता नहीं है। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन, इनहिबिटर हैज़ नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, नहीं होती है सबस्ट्रेट के साथ, और बाइंड करता है विद द एंजाइम एट द डिफरेंट साइट अदर देन द एक्टिव साइट। यानी कि ये क्या करता है, ये कुछ अलग लेवल के आदमी हैं, इनको इनका सिमिलैरिटी नहीं है। ये कहते हैं कि भैया हम कर लेंगे, ठीक है, तो हमको सबस्टेट से कंपटीशन करने की या उनके जैसा बनने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम वैसे ही इनहिबिशन कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर इस केस में क्या होता है, नो कंपटीशन बिटवीन द सबस्टेट और एंजाइम एंड फॉर्मेशन ऑफ ईएस ईआई एंड ईएसआई टेक्स प्लेस। यानी कि इस केस में जब आप फिगर की तरफ जाएंगे, तो यानी कि कंपटीशन ये करेगा नहीं, यानी कि इनहिबिटर हो सकता है एंजाइम के साथ डायरेक्ट बाइंड कर जाए, फिर सबस्टेट बाइंड करे, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ईएस जो है वो इनहिबिटर के साथ बाइंड करे और ईएसआई कॉम्प्लेक्स बने। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका कंपटीशन नहीं करेगा, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा इस केस में। अब इस केस में होता क्या है, द इनहिबिटर आई एंड सबस्टेट कैन बाइंड साइमल्टेनियसली टू द सेम एंजाइम, जो कि मैंने आपको फिगर में अभी दिखा दिया है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स लोअर द वीमैक्स, यानी कि जब आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का केस पढ़ते हैं तो वीमैक्स जो होता है यहाँ पे कम होता है, रादर देन बाय डिक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल, द नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कंट्रास्ट टू कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा के नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर वो सबस्ट्रेट बढ़ाने से कॉम्पिटिटिव इनिबिशन खत्म हो रहा है तो वो उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, आप उसको नॉन कॉम्पिटिटिव में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट जो होता है वो ईआई कॉम्प्लेक्स से बाइंड रहता है। ईएसआई डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, द आई इफेक्टिव लोअर द एक्टिवेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम, हेंस लोअर द वीमैक्स एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द केएम। तो यानी कि इस केस में जो कि आपने केएम का रिलेशन सबस्ट्रेट से कह सकते थे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बताता है जहां पर हाफ वीमैक्स वेलोसिटी हो जाती है। अब चूंकि सबस्ट्रेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है तो केएम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज ए नो इफेक्ट इन द केएम, यानी कि केएम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वेलोसिटी जो होगी वो आपकी डाउन होगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। और ये क्या करते हैं, वीमैक्स को खत्म मतलब डिक्रीज करते हैं। तो कुल मिला के अगर आप कॉम्पिटिटिव याद है तो उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, वहां पर वीमैक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे वीमैक्स आपका कम होगा और केएम जो होगा वो आपका कह सकते हैं उस पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, साइनाइड किल्स इन द एनिमल्स बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये इसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट ऐसे बाइंड करेगा, इनहिबिटर जो है वो कहीं और जाके बाइंड करेगा इस एंजाइम के, समझ रहे हैं। सबस्ट्रेट जहां बाइंड करता है वहां पे वो नहीं बाइंड करेगा, ये कहीं और बाइंड करेगा और जिससे क्या बनेगा, एक इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बाकी यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में जैसा कि आपको केएम पर कोई प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, तो अब आपको ये ग्राफ देखना भी समझ में आ गया होगा कि ये जो गया है मानो इनहिबिटर के केस में आपको यहाँ पर केएम देखने को मिल रहा है, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब आपने डाला तब भी आपको यहीं पर ही केएम देखने को मिल रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लाइन खींची जाती थी आज आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता था। और बाकी अगर आप वीमैक्स में आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे वीमैक्स आपको यहाँ पे अलग अलग दो जगह पे देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। बाकी इससे ज्यादा परेशान मत होइएगा, थोड़ी बहुत चीजें हैं इसको समझ लीजिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ और भी चीजें जैसा देखना चाहें, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी लगा दिया है, ये आपका जेएनयू का क्वेश्चन है, लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वीमैक्स जो है वो आपका अनचेंज्ड रहेगा और केएम जो होगा वो चेंज्ड होगा, बिल्कुल सही बात है। हालांकि कॉम्पिटिटिव में केएम जो होता है वो आपका बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ पे वीमैक्स चेंज होता है और केएम अनचेंज रहता है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बाकी ये आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में माइकलिस मेंटन का ग्राफ है, जहां पे केएम आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, वीमैक्स में आपको चीजें जो है वो आपको डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिल रही होंगी। तो ये भी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं अनकॉम्पिटिटिव, ये हमारा तीसरा तरीके का इनहिबिशन है। इस केस में क्या होता है, इनहिबिटर जो होता है वो डज नॉट बाइंड टू द फ्री एंजाइम, इट बाइंड्स ओनली टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन पर ही आपके सीएसआईआर, डीबीटी और आईसीएमआर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये कहता है भैया तुमको जो भी करना है कर लो, जब तुम एंजाइम सबस्ट्रेट बन जाएंगे मैं तब आके बाइंड करूंगा, समझ रहे हैं। ये और भी खतरनाक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये लाइन आपको याद रखनी है कि यहाँ पे अनकॉम्पिटिटिव मतलब इनको कंपटीशन करना ही नहीं है। हालांकि कभी कभी बच्चे नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव में कंफ्यूज होते हैं, बस इसको थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट रखिएगा, ठीक है। थोड़ा-सा इसको और डिफरेंशिएट किया गया है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये बाइंड करता है, उससे आपका एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जो कि बायोकेमिस्ट्री में बहुत देखने को मिलता है। कभी भी एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन होती है, जब आपने एटीपी का फॉर्मेशन देखा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज होते थे। तो उस पर्टिकुलर चेंज की वजह से क्या होता है, टेक्स प्लेस होता है जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है। इन बोथ द केसेस द इनहिबिटर डज नॉट कॉम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द सेम बाइंडिंग साइट, देयरफॉर द इनहिबिशन कैन नॉट बाय ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पर भी आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाकर कुछ नहीं कर सकते हैं। बोथ केएम एंड वीमैक्स जो होते हैं यहाँ पे अल्टर्ड होते हैं, हालांकि ओवरऑल जो होते हैं वो वैल्यू आपकी डिक्रीज करती है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बाकी इसका भी फिगर देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन कर लेंगे, ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद आके इनहिबिटर बाइंड करता है, जिससे आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा, जो कि आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड किया। जब ये सारी चीजें होंगी तब ये ईएसआई कॉम्प्लेक्स आपका बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देख लीजिए, जो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि आपका शायद ये क्वेश्चन जो है शायद सीएसआईआर का है या किसका है, आई डोंट नो, ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप शायद सीएसआईआर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम। अब आपको इसमें से छांटना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो जैसा कि अनकॉम्पिटिटिव में हमने क्या पढ़ा, सबसे मोटी बात ई एस कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करेगा, तो पढ़ लीजिए, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड टू बोथ फ्री एंजाइम एज वेल एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। गलत बात, यही तो गलत हो गया, यहाँ पर ऐसे थोड़े हो रहा था।
अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो केवल और केवल ईएस कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करता है। तो ए ऑप्शन आपका होगा नहीं, बाकी अब यहीं पर ही आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 ऑप्शन में आपको ए देखने को मिल रहा है, काट दीजिए, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो बी और सी बनेगा। बाकी इसको भी पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है कि एडिशन ऑफ द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लोअर द वीमैक्स, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही वैल्यू जो होती हैं वो डिक्रीज करती है, मैंने आपको बता दिया। एपरेंट केएम जो होता है वो भी आपका डिक्रीज करेगा, तो यानी कि ये सही है, ये सही है, और एपरेंट केएम ऑफ द एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड ये गलत बात हो जाएगी। तो यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। समझ रहे हैं, सीएसआईआर में ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए क्या दम है इसमें। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, और बाकी तो कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ने लायक ही होते हैं, जिसको आप जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं। ठीक है, इसीलिए आपको 75 में 25 क्वेश्चन सीएसआईआर में, डीबीटी में तो आपको बहुत लंबी चॉइस आपको दी जाएगी। 150 में आपको केवल 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो वहां पे चॉइस आपका बहुत मैटर करेगा, और ऐसे ऐसे चीजों को चॉइस करिए जहां पे एरर संभावना मिनिमाइज रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हाँ, एक चीज यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल चीजें बताना चाहूंगा, जैसा कि यहाँ पे आपको मुझे जो बताना था, हाँ, जैसा कि आप लाइन वीवर बर्ग प्लॉट करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का तो मैंने आपको बता दिया कि अल्फा के एम वगैरह किस तरीके से आपका आएगा। ये आपका जो इन्वर्स करके ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका इस तरीके हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में के एम में चेंज आता है तो यहाँ अल्फा लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे वीमैक्स के केस में अल्फा लिखा हुआ है अनकॉम्पिटिटिव में। ठीक है, तो खैर ये दोनों चीजें हैं। बाकी आपको ये वाला ग्राफ तो मैंने आपको समझा ही दिया था, के एम की वैल्यू को अगर आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव में कैसे होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव भी हमने समझ लिया। बाकी अनकॉम्पिटिटिव का ग्राफ इस तरीके से आपको देखने, क्योंकि दोनों में आपको चेंजिंग लानी है, दोनों ही वैल्यूज कम होती है, तो ये आपको सीधा लाइन टाइप का ये ग्राफ देखने को मिलता है। और एक चीज और होता है, क्योंकि अभी तक हम 22 मोनो सबस्टेट की बात कर रहे थे, हालांकि 22 सबस्टेट रिएक्शन जब होते हैं, मतलब 2 सबस्टेट जब इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पर भी जो ग्राफ आता है इसको हम पैरेलल लाइंस के फॉर्म में दिखाते हैं, जो कि देखिएगा आपका पिंग पोंग रिएक्शन होता है। हालांकि ये थोड़ी बड़ी बातें हैं, अभी आपको आगे समझा दूंगा मैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये दोनों ग्राफ किन किन दो रिएक्शंस में आपको देखने को मिलता है। तो मान के चलिए मोर और लेस सिमिलर ग्राफ है, जो कि आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऐसे ग्राफ देखने को मिलता है, और लगभग ऐसा ही ग्राफ, हालांकि यहाँ पे सबस्टेट है, यहाँ पे इनहिबिटर है, बट फिर भी जो ग्राफ को आपको पहचानना है वो मान के चलिए लगभग जो होता है वो आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और आपका जो ये पिंग पोंग का जो ग्राफ होता है वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ग्राफ एक जैसा होता है। समझ रहे हैं, मैं यहाँ पे केवल आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। इसके बाद अगर आप जो आपका ये पिंग पोंग रिएक्शंस वगैरह में होता क्या है देख लीजिए। असल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि जब भी एंजाइम रिएक्शन करते हैं तो वो या तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या तो वो रैंडम ऑर्डर में बाइंड करेंगे या तो ऑर्डर्ड में। रैंडम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपके 2 सबस्टेट, अभी तक हम केवल एक सबस्टेट की बात कर रहे थे, अब 2 सबस्टेट है, S1 है, S2 है। तो रैंडम में क्या होगा कि पहले एंजाइम या तो हो सकता है S1 से बाइंड कर ले, या हो सकता है S2 से बाइंड कर ले। यही लिए यहाँ पे क्या किया गया है, रिवर्सिबल का साइन लगाया गया है। ठीक है, और सबसे बाइंड करके कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और ES1 S2 का कॉम्प्लेक्स बनेगा और फर्दर ये क्या करेगा, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन जब ये ऑर्डर्ड फॉर्म में करता है तो पहले वो S1 बाइंड करेगा फिर S2 बाइंड करेगा। बस बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जब आपका टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये भी आपका एक रिएक्शन होता है कि जब आपका क्या होता है कि टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब पहला सबस्टेट बाइंड करेगा, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, पहला प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाएगा, फिर आपका दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और दूसरा प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाएगा। समझ में आई? तो ये वाला जो ग्राफ है, यही जो आपका जिसमें आपका टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन कह सकते हैं। और इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि आपका एक बार डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ और एक बार डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ हुआ। अब समझ में आ गई बात भैया? तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, पिंग पोंग बोलते हैं। ठीक है, बस यही बात यहाँ पे बताई गई है। ये लैलिंजर का डायग्राम है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत रॉकेट चीज नहीं लगी हुई है। बस इतना याद रखना कि पिंग पोंग का जो ग्राफ होता है वो मान के चलिए आपका जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के ग्राफ के जैसा होता है। बस इतनी बातें मुझे आपको बतानी थी। अब एक चीज आपका और रह गया है, इसको भी मैं आपको लगे हाथ समझा देता हूँ। एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ये क्या होते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो मैंने आपको समझाया था, जो कि माइकलस मेंटन के इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है CSIR का, जब आप पुराना पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मान के चलिए
जहाँ तक मुझे याद है ये आपका CSIR का जब आप पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो 2017 या 18 के पेपर में सीधा आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया था और एक स्टेटमेंट में यही बात लिखी थी, मतलब करेक्ट ऑप्शन पहचानना था। तो यही बात करेक्ट थी कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। These enzyme in general consist of more than one protein subunit, therefore more than one active sites इनके पास होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं ये आपके सिग्मोइडल ग्राफ देते हैं, जो कि नॉर्मली आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखने को मिल रहा था जब आपने माइकलिस मेंटन देखा यहाँ पर, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। हाइपरबोला ग्राफ आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलता है, सिग्मोइडल देखने को मिलता है। बाकी मैं आपको बाकी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां भी मिल जाएगा। सिग्मोइडल ग्राफ आपका हीमोग्लोबिन का होता है और नॉर्मल आपका मायोग्लोबिन का जो ग्राफ होता है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा ईच एंजाइम ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम कंटेन रेगुलेटरी साइट्स होती है। यहाँ पर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल में रिवर्सिबल बाइंड टू द रेगुलेटरी साइट एंड अल्टर द एफिनिटी को प्रभावित करते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ओबिंग माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स आर द नॉर्मल एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर द की रेगुलेटर ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज के पाए जाते हैं। जैसा कि आपका इसमें आपका फीडबैक इनहिबिशन भी इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जैसे ग्लूकोज है, एटीपी है, यहाँ पे आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट है अगर वही अपने रिएक्शन को इनहिबिट करे, मतलब जो आपका किसी भी पाथवे का जो मेन एंजाइम है, जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो वहां पे मेन एंजाइम हेक्सोकाइनेज है, अगर उसका एंड प्रोडक्ट, इसको टेक्निकली एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर उसके मेन एंजाइम को इनहिबिट करता है तो हम उसको प्यार से क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। आईसीएमआर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके का एलोस्टेरिक इनहिबिशन आपको देखने को मिलता है। बाकी आपको केवल इतना याद रखना है, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन मैंने बता दिया, इनका जो ग्राफ होता है ये आपका सिग्मोइडल ग्राफ होता है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काइनेटिक्स ऑफ द एलोस्टेरिक एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लगा दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, बाकी तो फिर अब आप प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी लगी हुई है, हालांकि आपका एनटीए का ही पेपर है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। आईसीआर का मोस्टली ये क्वेश्चंस है, ठीक है, तो देख लीजिए, हो सकता है आप में रिपीट हो जाए या कहीं पर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए, तो सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। बाकी तो कॉन्फिडेंस है तो वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी फिर आप देखिएगा कि आप क्या इसमें सही किए हैं कि नहीं किए हैं। बाकी मैं इसको खत्म कर देता हूं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, जिसको वन को लेबल किया गया है असर्शन से, अदर को किया गया है रीजन के साथ। तो पहला कह रहा है कि एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव एट द बिलो मिनिमम टेम्परेचर, तो बात सही है। मिनिमम टेम्परेचर जब आपको उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का बिलो देते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि ये बात इसका ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे ये बात ट्रू है, लेकिन कह रहा है कि द इनएक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज ड्यू टू द डीनेचुरेशन। गलत बात भाई, डीनेचुरेशन जो होता है ये आपका हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, याद आया। यहाँ पर तो आपने लो इनएक्टिविटी जो हुई है वो आपका लो टेम्परेचर देने की वजह से हुआ है, जिसमें डीनेचुरेशन रीजन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि ए इज द करेक्ट एंड आर जो होगा वो नॉट करेक्ट होगा। क्वेश्चन आईडी आपकी 2853 है और इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो 11411 निकल कर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर कह रहा है माइकलिस मेंटन इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू द सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन, नॉट टू द बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन। एंजाइम अफेक्ट द रिएक्शन रेट, नॉट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बात है। ये हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में चर्चा किया था कि यही स्टेटमेंट जो होता है ये आपका कह सकते हैं कि आपका जो है वो आपका ट्रू है। ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शन रेट को प्रभावित करते हैं, इक्विलिब्रियम को, यानी कि के इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि माइकलिस मेंटन इक्वेशन आपका सिंगल सबस्टेट पर भी अप्लाई होता है और बाई सबस्टेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट ऑफ एंजाइम एक्सप्रेस्ड बाय के कैट बाय वी मैक्स, गलत बात। स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट ये सब चीजों को हमने देखा था, जो कि आपका के कैट बाय के एम हो रहा था। इसके अलावा एंजाइम इफेक्ट द रिएक्शन रेट एज वेज इक्विलिब्रियम, ये तो बहुत गलत बात है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 2914 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो 11656 निकल कर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एंजाइम इनहिबिशन। तो देख लीजिए, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड ओनली टू द ईएस कॉम्प्लेक्स एंड अफेक्ट बोथ के मैक्स एंड वी मैक्स। ठीक है, के एम एंड वी मैक्स, तो यही ऑप्शन जो है ये आपका सही है, 2911 11642। समझ रहे हैं। बाकी वही चीजें जो मैंने आपको बताई है वही सारे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दोनों से बाइंड नहीं करेंगे, यही चीज को इसने सीएसआईआर में ऑप्शन बनाया है। देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन डराइव करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कैन नॉट बी रिवर्स बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट, गलत बात भैया, सबस्ट्रेट को बढ़ा के हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, बाकी यहाँ पे आपको कोई अब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
तो मोर और लेस मान के चलिए मैंने आपका एंजाइम्स खत्म कर दिया है। 1-2 थोड़े बहुत टॉपिक्स जो हैं, अगर देखूँगा मैं उसको कुछ प्रयास करूँगा, जो आपके क्वेश्चंस के कराते समय ही मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन ये 4 पार्ट में मैंने एंजाइम्स को बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही अच्छे से, धैर्य के साथ अगर आपने सुना होगा तो आपका एंजाइम्स क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा ज़हन में, अगर होगा भी तो आप मतलब क्या बोलते हैं कि आप फ्री हैं, आस्क कर सकते हैं। लक्ष्य जेआरएफ चैनल पे कमेंट सेक्शन में जहाँ आपको सुविधा पड़े आप वहाँ पे आइए, अपनी बात को रखिए, ठीक है? उसका समाधान किया जाएगा, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए, ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। बाकी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।